गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जॉब्स इन लिथुआनिया। कितनी सैलरी होती है, कौन कौन सी जॉब्स होती हैं, अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो तो कितने टाइम में प्रोसेस हो जाता है, अपॉइंटमेंट अवेलेबल हो पाती है नहीं हो पाती, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कितना प्रोसेस टाइम लगता है, सारा इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये वीडियो लास्ट देखना अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं यूरोप के वर्क परमिट पे। फिलहाल हम वर्क परमिट प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली लिथुआनिया ईयू का भी मेंबर है और शेंगन का भी पार्ट है। यहाँ पे बेसिकली कई टाइप्स की जॉब्स निकलती हैं। अगर आपको पता हो, अगर आप स्किल्ड वर्कर हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, टाइलर, प्लम्बर, एचवीएसी टेक्नीशियन, या फिर आप आईटी फील्ड के हो तो उसकी तो हर जगह डिमांड है। यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर आता है, बट अगर आप लोग मैकेनिकल फील्ड से हो तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हो सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम यहाँ पे कोई भी जॉब्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये एक जस्ट इन्फॉर्मेशन है ताकि आप लोगों तक फैक्ट पहुँच सके। उसके बाद में ट्रक ड्राइवर्स, जो हैवी ट्रक ड्राइवर्स हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लिथुआनिया में। इवन ट्रक ड्राइवर्स के लिए वहाँ पे वर्क परमिट की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक अप्रूवल चाहिए होता है। वो अप्रूवल आने के बाद यहाँ पे अपॉइंटमेंट लें और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं अपना वीज़ा। अब लिथुआनिया में बेसिकली एक एडवांटेज है, वो ये है कि उसका टीआरपी, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट, जो कि इंडिया से ही आपका आ जाता है। यानी जो आप माल्टा में, क्रोएशिया में, हंगरी में आप वहाँ पे जाके कार्ड बनाते हैं, जिसको कई लोग रेजिडेंस परमिट भी कहते हैं, टीआरपी भी बोल देते हैं, ठीक है, वो इंडिया से ही बन के आता है। कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें वहाँ पे पासपोर्ट पे वीज़ा भी स्टैम्प होता है। प्रॉब्लम क्या आती है, जो टीआरपी की अपॉइंटमेंट होती है वो इजीली अवेलेबल नहीं हो रही है। इवन जब आप वीएफएस में जाएंगे तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, बिकॉज कुछ दिन पहले मैं वीएफएस गया था तो वहाँ पे देखा लिथुआनिया का जो टीआरपी वाली कैटेगरी थी उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा अप्रॉक्स 14 से 15 कैंडिडेट्स थे, उनको अलग से उन्होंने रोक के रखा था। और उनको कुछ आई थिंक इशू आया था जिसकी वजह से उनका कैटेगरी में, जो टीआरपी की कैटेगरी है उसमें उनका नाम ही नहीं था, या उनका ई मैग्रेस लेटर होता है उसमें कुछ उनकी मिस्टेक थी। तो अपॉइंटमेंट में बहुत दिक्कत आती है लिथुआनिया की टीआरपी की। बेसिकली अगर हम बात करें सक्सेस रेट की, तो सक्सेस रेट ऐसा नहीं कि 100% है। किसी भी यूरोप की कंट्री का सक्सेस रेट 100% नहीं है। अगर आपको लग रहा है किसी भी यूरोपियन कंट्री का सक्सेस 100% है तो वो आज तक नहीं रहा है। अब ये चीज़ें आपको पता कैसे चलती हैं कि कोई कंट्री है उसका सक्सेस रेट 100% है? या तो एजेंट्स बताते हैं आपको, या यूट्यूबर्स बताते हैं, या आपको वो पर्सन बताते हैं। जिसका वीज़ा आएगा वही पर्सन आपको बताएगा कि मेरा वीज़ा आया है। जिसका वीज़ा नहीं आता है, पर्सन्स आपको बताते ही नहीं है कि हमारा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। वही हम बात करें किसी एजेंट की या एजेंसी की, वो अपना पॉजिटिव शो करेगा, वो नेगेटिव कभी अपना शो नहीं करेगा कि हमारे इतने रिजेक्शंस आए हैं। 10 अगर उसने अप्लाई करे होंगे, 10 में से 2 वीज़ास आए हैं, तो ये बोलेगा कि हमने 3 अप्लाई करे हैं, 3 में से 2 वीज़ास आए हैं। या वो ये बोलेगा कि हमने 2 अप्लाई करे थे, दोनों में से 2 वीज़ा हैं, बट वो फैक्ट नहीं बताएगा कि 10 में से 2 आए हैं। अभी कुछ टाइम पहले अप्रॉक्स लिथुआनिया की 6 एप्लीकेशंस हुई थी और 6 में से 2 वीज़ास आए ट्रक ड्राइवर्स की, और जिनका एक्सपीरियंस 13 से 14 साल का था। इससे पहले एक राजस्थान के कुछ 4 दोस्त थे जो कि करंटली ईरान में वर्क कर रहे थे एज अ हैवी ट्रक ड्राइवर। यूएस कोई गैस अथॉरिटी थी उसके अंडर, आर्मी कैंप था आई गेस, उसके अंडर वर्क कर रहे थे। उनकी सैलरी $1600 थी। पोलैंड का उनका वीज़ा, 4 दोस्त थे, सबका 13 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस था। उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ चारों लोगों का, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी। तो वहीं पे सेम लिथुआनिया में भी चीज़ हो जाती है कि अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस 10 साल का, 15 साल का है, स्टिल चांसेस हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो। ऑल डिपेंड्स ऑन कंपनी की, आपकी कंपनी की रेपुटेशन क्या है, जो कि लिथुआनिया में है। क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो सिर्फ़ आपका टीआरपी के लिए आपसे पैसे लेती हैं, आपकी टीआरपी मिल जाएगी, उसके बाद आप किसी दूसरी कंट्री में चले जाओगे और फिर इम्पैक्ट पड़ता है उस कंट्री के काउंसलर पे, या उस कंट्री की जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उस पे इम्पैक्ट पड़ता है। आगे लोग आने वाले हैं जिनको वीज़ा मिलने वाला है, उन पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम अभी आ रही है लिथुआनिया के लिए। बट एजेंट्स आपको ये चीज़ें नहीं बता रहे हैं। एजेंट्स आपको क्या बता रहे हैं कि अभी अप्लाई कर लो, अभी इतनी जॉब्स निकली हुई हैं, अभी उतनी जॉब्स निकली हुई हैं, इतनी सैलरी है, इतना ही है, बट फैक्ट आपको कोई भी नहीं बताता। आपसे एडवांस इतना माँगेंगे, वर्क परमिट के बाद इतना माँगेंगे, ऐसे कर करके आपको पागल बनाया जाता है और आपको पूरा फैक्ट नहीं बताया जाता। अब अगर सैलरी की बात करें तो बेसिकली लिथुआनिया में जो सैलरी मिलती है पर आवर की, वो 5 से साढ़े 5 यूरो, और कुछ ऐसे जॉब ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें 6.5 यूरो भी मिलती है। पर आवर की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि आपको तकरीबन 700 से 900 यूरो एवरेज सैलरी आपको मिल जाएगी पर मंथ की। अगर आप हायर ऑक्यूपेशन में आते हैं, मतलब जो ऑक्यूपेशन जिनकी डिमांड ज़्यादा है, तो उसमें आपको 1100 से 1200 यूरो भी मिल जाती है। ट्रक ड्राइवर्स जो हैं, अगर उनके वीज़ास आ जाते हैं, मैं बोल रहा हूँ वीज़ा आ जाता है उसके बाद, बिकॉज़ वर्क परमिट अगर आप किसी भी कंट्री के देखोगे, वर्क परमिट आपके 100 में से 99 आ जाएँगे, बट वीज़ा 100 में से
जो 99 वर्क परमिट आए उनमें से शायद 90 तो छेड़ें आप, 70 का भी नहीं आएगा। तो अब ये चीज़ है कि आपका ट्रक ड्राइवर्स की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि लॉन्ग रूट वाले होते हैं लिथुआनिया से चेक रिपब्लिक, जर्मनी, पोलैंड, तो उनको सैलरी 1700 से 1800 यूरो तक मिलती है, इंडियन करेंसी में 1.5 लाख तक उनको सैलरी मिलती है। बट वीज़ा लें पहले, उसके बाद ये सारी चीज़ डिसाइड करें, क्योंकि काफ़ी सारे एजेंट्स हैं जो कॉस्ट आपसे 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख तक बोलते हैं। एडवांस आपसे 1 से 1.5 लाख ले लेंगे, वर्क परमिट के बाद 1 से 1.5 लाख ले लेंगे, बाकी कहेंगे 1.5 लाख, 2 लाख जो बचे वो वर्क वीज़ा के बाद में, यानी वीज़ा आने के बाद। बट वीज़ा जिस केसेस में नहीं आता, सारा पैसा जो उन्होंने एडवांस दिया है वो वेस्ट चला जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। सैलरी मैंने क्लियर कर दी है, जो ऑक्यूपेशंस है मैंने क्लियर कर दिए हैं, और अपॉइंटमेंट की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। नहीं है कि मिलती नहीं है, मिल जाती है, बट प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी आपको, उसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी लिथुआनिया की। अभी की सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स कुछ खास नहीं है, पीसीसी आपकी होनी चाहिए। एक और चीज़, अगर कोई इंडियन नहीं है, नेपाली, बांग्लादेशी, श्रीलंकन कोई भी है, तो उसको अटेस्टेशन प्लस ट्रांसलेशन चाहिए। उसकी सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ट्रांसलेशन कराना है अपनी पीसीसी को लिथुआनियन लैंग्वेज में या अटेस्टेशन, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। फिलहाल इंडियंस के लिए ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप कराना चाहें तो आपके लिए एडवांटेज है। आप पीसीसी का करवा सकते हैं ट्रांसलेशन, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस प्रूफ है, अगर वो हिंदी में है या आपकी जो भी लैंग्वेज है उसमें है, तो उसका भी आपको ट्रांसलेशन कराना पड़ेगा, या एमई अपोस्टल उसके बाद कराना पड़ेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ती हैं जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि जो चेकलिस्ट में मेंशन है, इवन कई कंट्रीज़ हैं जिनकी चेकलिस्ट भी नहीं है, तो एजेंट्स 2-4 डॉक्यूमेंट्स बताते हैं, आप वो लगा देते हैं, देन उसके बाद आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो लिथुआनिया या और भी कंट्री जो आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है, उनमें ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, नहीं तो वीज़ा आने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ये ट्रांसलेशन, अटेस्टेशन, उसके बाद में आपका इमैग्रेस हो गया, उसके बाद में आपके पासपोर्ट एंड जो आपका ओल्ड पासपोर्ट है वो भी, एक्सपीरियंस प्रूफ्स आपके, जो भी जॉब है अगर उससे रिलेटेड है, स्किल्ड वर्कर से रिलेटेड है, तो आपका उसमें डिप्लोमा, ट्रेनिंग, डिग्री कुछ भी है, तो वो भी आप लगा सकते हैं, वो भी आपका एडिशनल डॉक्यूमेंट है। उसके बाद में आपको उसको MEA से अपोस्टाइल कराना रहेगा, अगर आपके जो भी एक्सपीरियंस है, अगर आपने बाहर से लिए हैं तो। काफ़ी सारे मैंने एक्सपीरियंस लेटर देखे हैं जो देखने में फेक लगते हैं, उसके बाद में उस पे नोटरी करा लेंगे, उस पे में अटेस्टेशन करा लेंगे, उस पे स्टैंप लगवा लेंगे, मतलब ऐसे करा लेंगे कि वो देखने में फेक लगे। पहली नज़र में ही फेक लगेगा। अगर आप जिसको काफ़ी एक्सपीरियंस है, जो एम्बेसी के साथ वर्क कर रहा है, वो देख के बता देगा कि एक्सपीरियंस लेटर फेक है। तो किसी भी कंट्री के केसेस में आप ये चीज़ें मत करें, चाहे वो लिथुआनिया है, क्रोएशिया है, माल्टा है, हंगरी है, फिनलैंड है, पोलैंड है, किसी के में सारी चीज़ें मत करें। किसी भी यूट्यूबर, किसी भी एजेंट के बहकावे में मत आएँ कि अभी इतने ऑप्शन है, अभी कुछ हैं। आप सबसे पहले देखें, जो लोग गए हैं उनके रिव्यूज़ देखें, या जो बंदे गए हैं वो खुद एजेंट हैं, खुद करवा रहे हैं, तो उनकी बातें बिल्कुल मत मानिए। सपोज़ एक पर्सन जो लिथुआनिया गया है और वो खुद वर्क परमिट करा रहा है, तो कभी भी आपको फैक्ट नहीं बताएगा, क्योंकि उसका धंधा उसी से चल रहा है, वो बिज़नेस से कर रहा है, तो वो झूठ डेफ़िनेटली बोलेगा। आप उस पर्सन से पूछें जो वहाँ पे जेन्युइनली जाके काम कर रहा है, वो आपको एक जेन्युइन पॉजिटिव फीडबैक देगा कि वहाँ की क्या सिचुएशन है। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर रही होंगी। कुछ भी क्वेरी है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे भी मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।